हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो शानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो करते हैं बेटा। बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट। क्या है टॉपिक? निकाल लीजिए जल्दी से। बढ़िया, आधे एक घंटे के लिए फ्री माइंड होकर बैठ जाइए और देखिए बेटा आज हमारा क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले हल्का सा रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्यू गुणांक। क्या पढ़ा था? क्यू गुणांक, शक्ति गुणांक या गुणता कारक। वो क्या था सर? वो था बेटा आपका अनुनादी जो परिपथ होता है, मतलब जिस परिपथ में एल व सी, मतलब एक कुंडली और एक संधारित्र दोनों लगे होते हैं, तो उस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। कि यदि बाह्य स्रोत से दी गई ऊर्जा या बाह्य स्रोत से जो ऊर्जा दी जाती है उसकी जो आवृत्ति है परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तो ऐसे परिपथ में क्या हो जाते हैं बेटा? विद्युत दोलन बहुत अधिक आयाम के उत्पन्न हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुनादी, मतलब अनुनाद कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस कहते हैं। और दो प्रकार के अनुनादी परिपथ होते हैं, श्रेणी और समांतर। जिसमें जो समान श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है उसका अनुनाद की तीक्ष्णता बताने वाले कारक के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, व्यंजक क्या आया था, तो एक बार क्या करते हैं, व्यंजक को मैं तो हल्का सा बता देता हूं बेटा। कि Q बराबर आपका, Q गुणांक बराबर आपका क्या आया था कि 1/2 पाई, इस प्रकार से आया था ना, 2 पाई और इनटू में 1 परिपथ में संचित कुल ऊर्जा, परिपथ में संचित कुल ऊर्जा और बटे प्रति चक्र ऊर्जा 6, प्रति चक्र ऊर्जा 6। तो इस प्रकार से हम लेके चले थे। तो क्यू गुणांक का जो उत्तर आया था वो आया था 1/r अंडर रूट में L/c। लास्ट व्यंजक हमारा यही आया था, 1/r अंडर रूट में L/c। सही है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एक व्यंजक किया था किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत व्यय शक्ति के लिए। वो क्या था बेटा? कि पी एवरेज बराबर V RMS इंटू IRMS और गुणा में पढ़ा था बेटा आपका कोस फाई। सही है। अगर हम बात करें कि P बराबर क्या होता है बेटा आपका VI, तो बेटा ये भी आपकी क्या है? शक्ति है। तो P एवरेज बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं PRMS। कोस फाई को बोलते हैं बेटा शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति गुणांक बोलते हैं। सर ये VRMS क्या है? वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान। IRMS क्या है? धारा का वर्गमाध्य मूलमान। और कोस फाई को पूरे को बोलते हैं शक्ति गुणांक। यहाँ पे हमारा फाई है धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर। धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर। आज हम इसी पे बात करेंगे बेटा, मतलब इसी व्यंजक पे बात करेंगे। और फिर हम थोड़ा सा बाटीन धारा, थोड़ी सी है बाटीन धारा, मतलब समझ में आ जाएगी। और इसके बाद है चौक कुंडली। बाटीन धारा के सिद्धांत पर आधारित एक कुंडली होती है चौक कुंडली, वहां तक पढ़ेंगे। केवल एक टॉपिक बचेगा, ट्रांसफॉर्मर, जिसको कि मैं 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा पूरा। बेटा आज के टॉपिक में व्यंजक थोड़े कम है और थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको मैं बुक प्रेफर करूंगा। आप उसमें से मैं समझा आपको पूरा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आपको अगर नहीं हो तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, आप उसमें से मतलब नोट्स के आप नोट डाउन कर लेना पूरी चीज। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चे क्या कंडीशन है आपकी, ये मैंने कल आपको बता दिया था। चलो आज हम बात स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे कल के टॉपिक से ही। सर वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है कि पी एवरेज बराबर VRMS और इनटू में IRMS और इनटू में पीछे आपका बेटा कोस फाई। इस पे ही बात आगे करते हैं। सर इसमें फाई क्या है? धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा, क्या पता होगा कि जिस विद्युत परिपथ में, जिस प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है या केवल एक कुंडली लगी होती है, उन दोनों कंडीशन में धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। बोलो हाँ कि ना? आपने बोला हाँ सर।
हाँ, ओमीय प्रतिरोध में धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन बेटा अग्रगामी कौन है, पश्चगामी कौन है, इससे अभी मतलब नहीं है, कलांतर की बात चल रही है। चाहे कोई अग्रगामी हो कोई पश्चगामी हो, फाई का मान कितना होता है, 90। यहां पे बात फाई की चल रही है। तो बेटा शुद्ध हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता, शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध धारिता युक्त परिपथ, युक्त परिपथ में फाई कितना होता है बेटा आपका, पाई/2 दोनों में होता है। फाई कितना होता है, पाई/2 होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा हम बेटा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा आपका, फाई अगर पाई/2 है तो अर्थात कोस फाई मतलब कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो इस कंडीशन में पी एवरेज कितना आ रहा है बेटा आपका, 0। मतलब एक शुद्ध संधारित्र अगर काय में जुड़ा है प्रत्यवर्ती परिपथ में, तो उसमें जो औसत शक्ति है वे औसत शक्ति है, मतलब कितनी एनर्जी रिड्यूस हो चुकी है, तो वो कितनी है बेटा, 0। और यदि एक अकेला क्या लगी है बेटा, कुंडली लगी है, तो क्या है बेटा, तो भी परिपथ में औसत वह शक्ति कितनी है बेटा आपकी, शून्य है। हाँ, लेकिन अगर संधारित्र लगा है, वो अगर एक प्रतिरोध अकेला लगा है, मतलब ओमीय प्रतिरोध शून्य है, तो उस कंडीशन में पी एवरेज कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो मेरी शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ पाए बेटा। लेकिन ऐसा कोई परिपथ होता नहीं है जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य हो जाए। कुंडली होगी उसका भी प्रतिरोध होगा, ठीक है, और ओमीय प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय होता है। लेकिन अगर ओमीय प्रतिरोध को नगण्य माने, असंभव है लेकिन ठीक है मान लो, तो फिर परिपथ में औसत वह शक्ति कितनी होती है, 0। मतलब एक ऐसी धारा बहेगी, परिपथ में ऐसी धारा बहेगी जिसमें औसत वह शक्ति 0 है, तो उस कंडीशन में शक्ति 0 मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है, बाट, और बाट हीन मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, हीन शब्द कहां लगाते हैं हम, जहां कोई किसी के पास कोई चीज नहीं होती है। तो इस परिपथ के पास औसत वह शक्ति नहीं है, मतलब ये परिपथ शक्ति खर्च कर ही नहीं रहा है। एक पूरे चक्र में औसत वह शक्ति की बात करें तो वो कितनी आ रही, 0। औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज है, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस परिपथ में जो धारा बहती है, उस धारा को हम कहते हैं बाटहीन धारा। क्या कहते हैं, बाटहीन धारा। समझे, इस व्यंजक से आपको आगे हम बढ़ाएं, इस व्यंजक से आगे हम बढ़ाएं। जैसे कल मेरा ये व्यंजक आ गया था आपका कि पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और गुणा में आपका कोस पाई। तो यहां से अगर मैं पहली कंडीशन लू कि यदि परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध लगा है, परिपथ में शुद्ध क्या है बेटा आपका, ओमीय प्रतिरोध है, तो आप सभी जानते हो बेटा ओमीय प्रतिरोध है, मतलब ओमीय प्रतिरोध आर लगा है, तो कंडीशन क्या होगी, देखना ध्यान से, मैं आपको पूरा बिल्कुल पूरा क्लियर कर रहा हूं कि ओमीय प्रतिरोध आर अकेला लगा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, दोनों चीजें नहीं है, तो फिर फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, तो उसका मतलब पी एवरेज कितना आएगा आपका बेटा, वी आर एम एस और गुणा में आई आर एम एस। समझ गए आप, चलिए ये इतनी औसत बह सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन में यदि परिपथ में शुद्ध क्या हो, प्रेरकत्व लगा हो, बस केवल एक प्रेरकत्व लगा हो, मतलब जिसका स्वप्रेरकत्व एलो एक कुंडली अकेली लगी हो, उसी का स्वप्रेरकत्व मानना है, तो बेटा उसमें फाई की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। तो फाई मतलब कलांतर होता है आपका 90 डिग्री, या फिर आप पाई/2 लिखो, दोनों मगध एक ही है। और कोस 90 अर्थात पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब पी एवरेज कितना आएगा आपका बेटा, 0 आएगा। मतलब वैसे तो आएगा जेई, उसमें गुणा हो जाएगा ना, वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस और गुणा में आपका 0, कोस पाई का मतलब कितना है आपका, 0। तो पी एवरेज कितना आया बेटा आपका, 0। इसका मतलब इस परिपथ में औसत बह सकती। और तीसरे नंबर की कंडीशन में यदि परिपथ
हालांकि सातों में निकालना चाहिए, लेकिन सातों में हम नहीं निकालेंगे, केवल तीन में देखेंगे, बाकी और तो हम बताएंगे। यदि परिपथ में केवल क्या लगाओ, केवल संधारित्र लगा हो, तब भी धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर कितना होता है, 90। और कोस फाई का मान कितना होता है बेटा आपका 0, कोस 90 का मान 0, तब भी औसत व शक्ति कितनी होती है, 0। तो यहीं से आता है बेटा, ये दोनों कंडीशन में जो धारा बह रही है उस धारा को हम बोलते हैं बार्टीन धारा, क्योंकि इस पूरे परिपथ में औसत व शक्ति कितनी है, 0। चलिए अब सुनेंगे आप, इसके डायग्राम वगैरह भी बनते हैं बेटा, इसके डायग्राम वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में यदि शुद्ध प्रेरकत्व हो, ठीक है, ये सब हो गया। शक्ति व्यय वाले परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कम से कम रखा जाता है, ये सब चीजें आपने पढ़ लेना है यदि परिपथ में शुद्ध धारिता हो। चलो अब आ जाओ बेटा बाटहीन धारा पे, काय पे आ जाओ, बाटहीन धारा। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं बेटा, यहीं से बाटहीन धारा की परिभाषा लिखवाऊंगा, हालांकि मैंने समझा दिया है पूरी कंडीशन में, ठीक है। बाटहीन धारा इन दोनों कंडीशन में जो परिपथ में धारा बहती है, जिसमें परिपथ में औसत व शक्ति कितनी होती है, 0 होती है, उस धारा को हम बोलते हैं बाटहीन धारा, जब ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है। हालांकि इस दुनिया में कोई ऐसा परिपथ नहीं है जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य हो, ठीक है। और बाटहीन धारा के ही कंडीशन पर चौक कुंडली आधारित होती है। तो आप बोलो, थोड़ा सा लिखवा देता हूं मैं आपको, देखिए बेटा, आप लिखेंगे, चलो लिखो मेरे साथ बाटहीन धारा के लिए, लिखिए बेटा, बाटहीन धारा हेडिंग डालिए और लिखिए बाटहीन धारा, बाटलेस करंट। तो आप इसमें लिखें, हम जानते हैं कि, वही बात है लिखनी है बेटा, हमें जो हमें पता है कि भाई हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बच्चों आप, कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त, कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त अथवा शुद्ध धारिता युक्त परिपथ युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता, वोल्टेज भी तथा धारा आई के बीच, धारा आई के बीच कितने बेटा, π/2 रेडियन का कलांतर होता है, π/2 रेडियन का कलांतर होता है। अतः ऐसे परिपथ में प्रति चक्र, अब हम ऐसे π/2 रेडियन का कलांतर होता है, अतः अगर डिग्री में लिखना हो तो 90 लिख देना। अतः ऐसे परिपथ में, अतः ऐसे परिपथ में प्रति चक्र औसत व्यय शक्ति, चलो बताइए कितनी आएगी बेटा आपकी, तो पी एवरेज बराबर वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस और गुणा, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोस फाई। अब फाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, फाई की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा आपकी, चूंकि फाई आपका π/2 है, अर्थात इस तरीके से लिख के आना आप तो आराम से, कि कोस π/2 बराबर कितना होता है, 0। तो अर्थात आपका आ जाएगा पी एवरेज बराबर वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस। मैं जबरदस्ती में इसको इतना बड़ा कर रहा हूं, नहीं तो है नहीं है, लिखने के पर्पज से। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका पी एवरेज 0। तो अतः अर्थात परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति कितनी है, शून्य होती है। अतः परिपथ की प्रति चक्र
औसत जरूर लगाना है क्योंकि ये औसत वह शक्ति है। औसत शक्ति शून्य होती है। औसत शक्ति शून्य होती है। इसका अर्थ यह है कि परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता। इसका अर्थ क्या है बेटा आपका, यहां से आगे लिखेंगे, इसका अर्थ है कि परिपथ में क्या नहीं होता, परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय। जब शक्ति शून्य है तो बेटा ऊर्जा क्षय क्या होगा आपका, शून्य होगा। परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है, नहीं होता है। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। अब समझिए बाटहीन धारा की परिभाषा। ठीक है, तो इस प्रकार बाटहीन धारा की परिभाषा अब हम लिख लेंगे। अतः अब यहां से आ जाएगी, शुद्ध प्रेरक युक्त या शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यवर्ती परिपथ में, अतः ये अकेली है। अगर एक नंबर में पूछे बाटहीन धारा तो ये परिभाषा, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता युक्त एसी परिपथ में जिसका ओमीय प्रतिरोध 3 नंबर में भी आ जाए ना तो भी मैंने इतना बड़ा करवा दिया, 2 नंबर में भी आने लाए। बाटहीन धारा किसे कहते हैं, इतना लेके आना। परिपथ में जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य हो, जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य है, जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है, कोई धारा प्रवाहित होती है, कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति शून्य होती है। तो उस परिपथ की औसत शक्ति शून्य होती है। मैंने पूरा ही लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। औसत शक्ति शून्य थी, अर्थात उस परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ में बहने वाली इस धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। शून्य होती है अर्थात परिपथ, फिर ये छोटी छोटी बातें ओटी में आ जाती हैं, परीक्षा में बाद में दिक्कत देती है। फिर बच्चा समझता है क्या ही लिखें, एक एक लाइन इंपोर्टेंट होती है। अर्थात परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है, कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा क्या कहते हैं, बाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से बेटा। हाँ भाई, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, सबरे भगवानन को नाम बोल दो तुम तो बिल्कुल। देख तो लेता हूं, समीक्षा, अमित मांडरे, ललित, सोनू, मुरली, काना, रश्मि, नीरज, लक्ष्मी, राखी, पायल, नीतेश। वर्षा रानी नहीं पढ़ती है क्या आजकल? शायद कल भी नहीं जुड़ी थी वो, आज भी नहीं जुड़ी। सही है, अगर किसी के संपर्क में हो तो बताना बेटा क्यों नहीं जुड़ती है। चलिए, हर्षिता वगैरह ने तो शायद कोर्स ही नहीं ले रखा, परचेस कर रखा। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, मेरे पास इतना समय नहीं होता है बच्चों। अब मैं आपको बीच में चलो लिखते टाइम थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, लिख लो आप। लेकिन डिस्टर्बेंस ये है कि बेटा आप सबको पता है अच्छे तरीके से कि सुबह से ड्यूटी जाना पड़ता है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है।
और बहुत से भी काम होते हैं, अगर एक इतना सा भी काम होता है, हम लगभग 1 बजे घर आ पाते हैं। अब 1 बजे हम हालांकि अभी खाना खा के आते हैं, 1 बजे घर आ पाते हैं, 2 बजे से कभी कभी दोबारा जाना होता है, और पिछले कुछ दिनों से तो अभी बिल्कुल जाना होता है। अब 4 बजे से नहा धो के आपके लिए तैयारी करते हैं पढ़ाने की, 5 बजे से पढ़ाते हैं, 8:30-9 बज जाते हैं पढ़ाते टाइम। अब 8:30 तो आपकी वीडियो, 7:30 तो आपकी वीडियो में बच जाएंगे। 1 घंटा और पढ़ाना है 10th वालों को, तो कितना हो गया 8:30, मतलब 9 बजे तक फ्री हो पाते हैं। इसके बाद अब मुझे खाना बनाना है, खाना है और सोना है। तो बेटा वीडियो को अपलोड करने का समय मिल ही नहीं पा रहा है। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगता है एक वीडियो को अपलोड करने में मुझे, मतलब मोबाइल को यूज करने में 10 मिनट तो लगते होंगे आराम से, इतना लग जाता है। उसका कुछ क्रॉप करना पड़ता है, कुछ आगे से काटना पड़ता है, पीछे से, तो ऐसे करके 10 मिनट लग जाते हैं। लिखा पढ़ी होती है उसमें कौन सा टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो नहीं डाल पाता हूं मैं यूट्यूब पे। आप को ऐप पे जरूर पढ़ना है अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आती है तो, ठीक है। चलिए, तो लिख लिया बेटा, ये आपकी बाटीन धारा का पूरा मैटर हो गया। बहुत देर से मैंने इसको आपको अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। जब भी हम फाई का मान 90 डिग्री आएगा तो जो धारा बहेगी वो क्या रहेगी बेटा, आपकी बाटीन धारा रहेगी। अब इसका सिद्धांत काय में करते हैं बेटा, इसका उपयोग चोक कुंडली में किया जाता है। चोक कुंडली के निर्माण में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे एक लाइन परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। यदि चोक कुंडली नहीं आई तो चोक कुंडली के के निर्माण में बाटहीन धारा के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मतलब बाटीन धारा का मतलब इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि कोस पाई कितना रहे 90, तो पी एवरेज कितना रहे 0, ऊर्जा क्षय नहीं होगी। चलो, तो अब चोक कुंडली के बारे में देख लो। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाटीन धारा और चोक कुंडली। साफ करता हूं बेटा मैं। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कुछ देर बाद वीडियो आ जाती है, अब तब नोट कर सकते हैं बाद में। चलिए देखिए, हाँ, अब है बेटा आपकी चोक कुंडली क्या सर क्या होती है। चोक कुंडली क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। चलो मेरी बात समझना, चोक कुंडली मतलब बेटा परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपने हमने अगर दिष्ट धारा परिपथ देखा है तो उसमें हम धारा को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपने पढ़ देखा होगा बेटा कि धारा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक लगाते हैं इस तरीके से, जिसको हम आर एच से प्रेजेंट करते हैं परिपथ में। अरे कहीं भी कोई भी बल्ब वगैरह जुड़ा है जो भी है, तो उसमें बेटा कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, हम परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं। धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं। तो मतलब प्रतिरोध को बढ़ा दो और धारा को कम कर दो, क्योंकि V समानुपाती क्या है आई, और V बराबर क्या है बेटा आपका आर आई। समझ में आ गई, आर जितना ज्यादा होगा धारा उतनी कम होगी। समझ में आ गया। तो ये चलता है दिष्ट धारा में, काय में चलता है, दिष्ट धारा में। अब यदि हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में भी, मतलब दिष्ट परिपथ की बात चल रही थी, ये समझ गया, डीसी सर्किट की बात चल रही थी, उसमें डायरेक्ट प्रतिरोध को बढ़ा के धारा को कम कर लिया जाता है। लेकिन यदि बेटा हम क्या करें, यदि हम यही कंडीशन प्रत्यावर्ती परिपथ में अप्लाई करें, तो आप मुझे एक बात बताना जरा, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी पता है। तो H बराबर सभी जानते हैं आई स्क्वायर आर टी होता है। मतलब अगर प्रति सेकंड की मैं बात करूं, प्रति सेकंड की बात करूं मैं, तो कितनी ऊर्जा, धारा के वर्ग के बराबर। समझ रहे हो, जितनी धारा बह रही है उसके वर्ग के बराबर ऊष्मा क्षय होगी। समझ रहे हो बात को। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आप प्रतिरोध को बढ़ा रहे हो, देखो प्रतिरोध को बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जा क्षय हो रही है। तो इसलिए बेटा हम प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसमें बच्चे, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए, आपके घरों में पंखा नहीं होता क्या, तो पंखे की स्पीड करते हैं ना हम कम ज्यादा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से।
तो बेटा उसमें क्या लगा रहता है, वो जो रेगुलेटर आप बोलते हो जिसको, रेगुलेट मतलब करने के लिए कि पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करना है, वही होती है आपकी चोक कुंडली। देखा होगा आपने, रेगुलेटर बोलते हैं जिसको अपन देसी भाषा में। तो वो क्या होती है बेटा आपकी चोक कुंडली। उसका सिद्धांत क्या है बेटा, यदि हमने ऊर्जा क्षय ज्यादा किसके रूप में की, प्रतिरोध को बढ़ा के, तो जब प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभी हाल बताया था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, प्रति सेकंड बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो ऊष्मा कहां से आएगी, ऊर्जा मतलब जो विद्युत ऊर्जा है उसी का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा, और कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि परिपति जल जाएगा। तो इसलिए हम प्रतिरोध को नहीं बढ़ा सकते। तो प्रतिरोध को बिना बढ़ाए कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रतिरोध को बिना बढ़ाए धारा को कंट्रोल कैसे किया जाए प्रत्यावर्ती परिपथ में, उसके लिए बनाई जाती है चोक कुंडली। तो आप समझ गए बेटा चोक कुंडली किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए एक कुंडली का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है चोक कुंडली। पहले आप परिभाषा लिख लो, लिखो, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के, बिना ऊर्जा क्षय के, प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए एक कुंडली प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व, ध्यान रखना के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व, मतलब एक कुंडली लगी है जिसका प्रेरकत्व उच्च है, उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध, तथा नगण्य प्रतिरोध की एक कुंडली उपयोग में लाई जाती है। प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, नगण्य प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व, प्रेरकत्व उच्च है। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के, अभी हाल में बता दूंगा बिना ऊर्जा मतलब ऊर्जा क्षय क्यों नहीं होती है, धारा को नियंत्रित करते हैं बेटा, उसके लिए उच्च प्रेरकत्व है, नगण्य प्रतिरोध है। देखो किसी भी परिपथ का मैंने बताया ना, ओमीय प्रतिरोध शून्य नहीं किया जा सकता है, धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉनों की टक्करें होंगी, तो बेटा वैसे भी प्रतिरोध तो होगा। तो नगण्य प्रतिरोध की एक प्रेरक कुंडली लगाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चोक कुंडली। इसका डायग्राम बनता है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से ये अपन ने क्या कर लिया बेटा, एक कुंडली बना ली। ठीक है, एक क्रोड ले लिया किसी भी पदार्थ का, और यहां क्या ले लो बेटा आप, एक एसी परिपथ ले लो, एसी वोल्टेज देंगे बेटा हम इसको, और आपको धारा बहानी है किसमें, ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, और ये क्या कहलाती है बेटा, नरम लोहे का क्रोड है नीचे, क्या है बेटा आपका, नरम लोहे का क्रोड है। ये आपका क्या है, नरम लोहे का क्रोड। नरम लोहे का क्यों लिया जाता है, ये तांबे के अवरुद्ध तार, तार के फेरे।
ठीक है, तांबे के अवरुद्ध तार के फेरे। तो ये पूरा जो आपको चित्र दिख रहा है, ये काय का चित्र बेटा आपका चोक कुंडली का, काय का चित्र बेटा आपका चोक कुंडली का। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं है, देखो आप, एक कुंडली है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ मतलब एक प्रत्यावर्ती स्रोत है जिससे हम इसमें धारा बहाएंगे। अब ये बल्ब है, ये जलेगा, इसको कम ज्यादा करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक कुंडली लगा दी। अब ये कैसे कम ज्यादा कर लेती है वो भी हम देख लेंगे बेटा। धारा को कंट्रोल कैसे कर लेती है वो तो ये है कि धारा को कंट्रोल करने के लिए तो इसमें फेरों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, मतलब आपको पता है बेटा, प्रेरक स्वप्रेरण की घटना से ये करोड़ को अपन अंदर बाहर कर लो, करोड़ को क्या कर लो, अंदर बाहर कर लो। तो करोड़ जैसे ही बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जो स्वप्रेरकत्व है उसका मान कम हो जाएगा, मतलब जो धारा बहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे धारा को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो बेटा कुछ नहीं है, संरचना क्या आएगी इसकी, संरचना तो मैं बोल के बता रहा हूं संरचना को। आप देखो ये ऐसी चीज है, परीक्षा में संरचना में आपको जो दिख रहा है चित्र में, एक नरम लोहे के करोड़ पर तांबे के अवरुद्ध तार लपेट कर एक कुंडली बनाई गई है, जिसके मतलब एक कुंडली बनाई गई है बेटा जिसके श्रेणी क्रम में एक बल्ब तथा एक एसी स्रोत लगा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम चोक कुंडली कहते हैं। देखो क्या आएगी, चोक कुंडली प्रदर्शित है चित्र में नरम लोहे के पटलित करोड़ पर। ये एक शब्द देखना, पटलित, पटलित करोड़ क्यों लिया मैं बताऊंगा अभी आपको। नरम लोहे के पटलित करोड़ पर, बेटा नरम लोहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। नरम लोहा लिया है, पटलित करोड़ लिया है, तांबे के मोटे विद्युत रुद्ध तार, मतलब कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, अलग अलग है, विद्युत रुद्ध तार को बड़ी संख्या में पास पास लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे चोक कुंडली कहते हैं। करोड़ को कुंडली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ये जो करोड़ है ना इसके अंदर, अब इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप ऐसा समझ लो जैसे कोई भी जो पेन होती है ना आपकी पेन, इसमें करोड़ को अंदर बाहर किया जा सकता है। जैसे इस तरीके से मान लो, मैं आपको बताऊं, ये देखो ये क्या है बेटा आपका, ये देखिए ये बेटा आपका क्या है, करोड़ है, ये करोड़ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आप सबको पता है बेटा नरम लोहा, नरम लोहे की चुंबकनशीलता कैसी होती है, बहुत ज्यादा, तो वो म्यू आर का मान अधिक होगा। दूसरा क्या है बेटा, पटलित करोड़ क्यों बनाए गए, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब आप नहीं जानते हो भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर के समान इसमें धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो तब उत्पन्न होती हैं जब जो करोड़ है वो बिल्कुल समतल है। यदि करोड़ समतल है तो ये भंवर धारा, अब आपके कोर्स में टॉपिक हट गया तो मैं क्या करूंगा, उसका भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इसी को मैं अगर ऐसी पत्ती के रूप में बनाऊं कट कट करके, आ रही है बात समझ में, इस तरीके से बनाऊं तो क्या होगा बेटा, अब इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। इसको बोलते हैं पटलित करोड़, ई आकार के। कैसे बेटा, ई आकार के, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ये इनको मोटे मोटे मान लो आप, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं पटलित करोड़। भंवर धाराओं को उत्पन्न होने के लिए बेटा क्या नहीं है, यहां से भंवर धाराएं उत्पन्न हुई, भंवर के समान धाराएं उत्पन्न होती है, प्रेरित धाराएं होती हैं जी, ठीक है। ऐसा अब टॉपिक हट गया बेटा, यहाँ पे क्लियर नहीं, आप ऐसा समझ लो कि इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है करोड़ में अंदर, ठीक है, भंवर के समान। लेकिन भंवर तब उत्पन्न होता है जब उसके लिए सरफेस चाहिए। अब हमने अगर बीच में से कट कर दिया, अब जहां सरफेस ही नहीं है तो कहाँ उत्पन्न होगी, जो नेक्स्ट जगह में उत्पन्न होगी वहीं में ही रह जाएगी। तो भंवर धारा उत्पन्न ना हो इसलिए बेटा नरम वो पटलित करोड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं, ई आकार के होते हैं। और आप देख लो ना, जो आपके ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं क्या, उनमें भी ई आकार की पत्ती लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं, बिल्कुल सपाट क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी जो कि मुख्य धारा का विरोध करेंगी, फिर बहुत तेज ऊर्जा आनी होती है। आगे ट्रांसफॉर्मर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। अब चूंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने का टॉपिक इसलिए नहीं क्योंकि भंवर धाराएं हट चुकी थी, इतना आपको समझ लेना है। नरम लोहा क्योंकि चुंबकनशीलता बहुत अधिक होती। तो अब करोड़ को क्या कर लेते हैं बेटा, अंदर बाहर करके
धारा को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा बाहर है, करोड़ को बाहर कर लिया, धारा कम हो गई, ये कम हो गई, और अंदर। अब जो इसमें धारा तथा विभवांतर हमारे हैं वो 90 डिग्री का कलांतर है दोनों के बीच में, अर्थात पी एवरेज कितना है आपका 0 है, क्योंकि कोस फाई कितना है बेटा आपका 0, क्योंकि फाई कितना है आपका पाई बाई 2। अब जब फाई पाई बाई 2 तो कोस फाई 0, तो पी एवरेज कितना है 0। अब ऊर्जा 6 हो ही नहीं रहा है, मतलब कुंडली में धारा बहाने में ऊर्जा 6 हो ही नहीं रहा है। करोड़ को बाहर कर लिया, धारा कम हो गई, करोड़ को अंदर कर लिया, धारा अधिक हो गई। धारा को कंट्रोल हमने कुंडली के करोड़ को अंदर बाहर करके कर लिया। ऊर्जा 6 बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बात खत्म, यही कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा और समझेंगे अभी आगे। देखो संरचना हो गई ये बेटा आपकी। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि पे, कैसे अंदर बाहर आवश्यकता अनुसार खिसकाया जा सकता है, जिससे कि कुंडली का प्रेरकत्व अर्थात परिपथ की प्रतिबाधा बदली जा सके। करोड़ को कुंडली के अंदर सरकाने पर कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ जाता है, अतः कुंडली की प्रतिबाधा बढ़ती है। चलिए अब इसकी कार्यविधि आती है। संरचना समझ गए बेटा, ये कैसा परिपथ है। चलो अब आते हैं बेटा इसके कार्यविधि पर, और फिर बात खत्म करते हैं आज इसकी कार्यविधि के बाद। परीक्षा में आता है चौक कुंडली का सिद्धांत, मतलब चौक कुंडली क्या है, इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो चौक कुंडली की संरचना बनाएंगे। लिखने को आए संरचना तो ठीक है लिख देना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के लिए क्या लिखना है, कुछ नहीं है, नरम लोहे के करोड़ पर तांबे के अवरुद्ध तार लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसमें करोड़ को अंदर बाहर खिसकाया जा सकता है। इसी कुंडली को हम क्या बोलते हैं, चौक कुंडली कहते हैं, जो दिख रही है। ये परिभाषा हो ही गई आपकी, चित्र ये रहा, संरचना बताई दी। अब कार्यविधि सुनो। कार्यविधि में क्या कि हम पढ़ चुके हैं कि बेटा आर तथा एल, अब आर और एल, ये आर है और ये क्या है एल है, ठीक है। तो ये कौन सा परिपथ हो गया, एक प्रकार से आर एल परिपथ या एल आर परिपथ। तो हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा एल आर परिपथ में, जल्दी बताओ एल आर परिपथ में, तो याद करना है तुरंत एल आर परिपथ। बेटा इन पूरे परिपथों को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो एल आर परिपथ में यदि हम V बराबर आरोपित विभवांतर क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा है, तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है वो होती है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। सही है ना, विभवांतर धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है। तथा धारा तथा विभवांतर के भी कला में फाई कोण पश्चिमगामी होती धारा विभवांतर से। और यहाँ पर हमारा निकाल के देख लेना, मैंने पहले पढ़ाया था, कितना आता है ओमेगा एल, मतलब एक्सएल आता है, अपन में कितना आ जाता है आर। ये कहां से आ गए सर, तो याद करो थोड़ा सा बेटा, 90 डिग्री अग्रगामी है कौन, बी एल, और ये क्या है बेटा आपका आर। तो यहां से यहां तक हो गया, ये परिणामी होता है, ये फाई कलांतर है, ये बी एल है, तो ये भी क्या है बी एल। अब जहां से 10 पाई का मान हम ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा बेटा आपका आई वी एल, बी बराबर होता है ना आई एक्सएल, नहीं आएगा आई एक्सएल आता है ना आपका। अरे यार पहले तो वी एल आएगा और अपन में क्या आएगा आर। वी एल बराबर कितना होता है आई एक्सएल, आर का मान कितना होता है आपका, नहीं आर थोड़ी आएगा, इसको बोलेंगे वी आर, या कितना आएगा वी आर। तो वी आर का मान कितना होता है आई आर, ये कट गया तो एक्सएल मतलब होता है ओमेगा एल अपॉन आर। चलो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, आपको पता होना चाहिए। तो 10 पाई इतना होता है, फाई का मान पता चल जाएगा, ठीक है। इस परिपथ में औसत बह सकती, इस परिपथ में औसत वे शक्ति। चौक कुंडली कौन सा परिपथ है, आर एल परिपथ। तो आर एल परिपथ में कलांतर कितना है 90 डिग्री अग्रगामी पश्चिमगामी है ना, तो कितनी आएगी पी एवरेज बराबर वही आपकी वी आर एम एस इंडू आई आर एम एस, और पीछे क्या आ जाएगा बेटा आपका कोस फाई। सर फाई कितना है, ये रहा फाई ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, अरे 90 डिग्री का कलांतर नहीं है, कलांतर इतना है ओमेगा एल अपॉन आर। चलिए तो शक्ति गुणांक कितना आ जाएगा कोस पाई का मान, यहां पे शक्ति गुणांक ज्ञात करेंगे। शक्ति गुणांक तो भैया अभी हाल के चित्र में एक ढंग से देख लेते, वी एल है, ये आपका वी आर है, ये परिणामी है, और ये तो ये वी एल और ये वी आर, यहाँ पे आपका फाई, इसमें से कोस का मान निकालो, शक्ति गुणांक निकालना है ना हमें, कोस पाई निकाल लो।
VRMS IRMS हम ज्ञात कर लेंगे, कोस पाई का मान, तो यहां से कोस का मान होता है बेटा आधार बटे कर्ण। अब अगर BL और ये BR है तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका VR का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। तो अब हमारा कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ, कोस फाई का मान, तो कोस फाई का मान होता है आधार बटे कर्ण, मतलब VR अपॉन ये आ जाएगा VR अपॉन में VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा वही IR, और नीचे कितना आ जाएगा वही I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा IXL का स्क्वायर, मतलब I का स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा उत्तर आएगा बेटा R बटे, ढंग से देखना, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर। तो ये कोस पाई का मान है, चौक कुंडली में शक्ति गुणांक का मान है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जिस व्यंजक में मैंने tan का मान निकाला था ना उसमें कोस का मान निकाल लेना, घबराओ मत ही ज्यादा। ठीक है, और ये मान वगैरह सब आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। ठीक है, ओमेगा XL का मान होता है ओमेगा L, आई स्क्वायर कॉमन आएगी, फिर बाहर आएगी करनी से तो आई से आई कट जाएगी, R बचा R स्क्वायर प्लस XL का मान रख दिया ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। कहा लग रहा है, अब एक चीज बार बार बताएंगे बेटा, आप भी तो बुद्धि लगाइए ना, हर जगह पे नया थोड़ी तरीके से बताते हैं। चलो तो अब ये आ गया, तो चूंकि चौक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध R लगभग क्या है, शून्य है, ओमीय प्रतिरोध R क्या है, लगभग शून्य है, तथा प्रेरकत्व L कैसा है, बहुत अधिक, तो कोस फाई बराबर 0 हम मान सकते हैं, तथा औसत व शक्ति को 0 माना जा सकता है। ये R अगर 0 हो जाएगा तो P एवरेज कितना हो जाएगा आपका, जो कोस फाई 0 तो P एवरेज कितना हो जाएगा 0, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध कितना मान रहे हैं हम बेटा, 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलो कुंडली का, किसका, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य मान रहे हैं, तब ये सब कुंडली के लिए ही तो बात चल रही है। आगे तो बेटा इस प्रकार चौक कुंडली में बिना ऊर्जा, मतलब बिना ऊर्जा व्यय करके धारा बहाई जा सकती है। तो व्यवहार में पूर्णतः प्रतिरोध रहित प्रेरकत्व प्राप्त करना संभव नहीं है, तो इसलिए इन कंडीशनों को हम आदर्श कंडीशन में मान के चलते हैं। अब कह रहा है चौक कुंडलियों के उपयोग से लाभ क्या है, बेटा लाभ वेरी, मतलब एक ही लाभ है इससे आपको, कि यदि आप चौक कुंडली का उपयोग करके धारा को कंट्रोल कर रहे हो, तो चूंकि इसका R मतलब ओमीय प्रतिरोध कितना है 0, तो इसका मतलब कम से कम मान लो ओमीय प्रतिरोध 0 नहीं है तो क्या है, कुंडली का R का मान क्या है, कम से कम है। तो इस कंडीशन में जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा आनी होगी वो बिल्कुल नगण्य होगी। तो यही क्या है बेटा, लाभ है चौक कुंडली का प्रत्यवर्ती परिपथ में उपयोग करने का। केवल एक लाभ है अगर एक आध लाइन में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो ये पूरा चौक कुंडली का मैटर है बेटा, आपकी परिभाषा, ये चित्र हो गया, संरचना मैंने आपको बताई थी क्या लिखना है, कार्यविधि में ये सब करना है आपको। ठीक है, तो चौक कुंडली आपकी खत्म होती है। इस पार्ट का वैसे तो एक ही टॉपिक बचता है, और किसी किसी किताब के अनुसार 2 टॉपिक बचते हैं। ठीक है, वैसे एक ही टॉपिक है पूरा आपका, क्या, ट्रांसफॉर्मर, और उस पे से ओटी या प्रश्न आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी तक अगर हम इस पूरे चैप्टर के सारांश की बात करें तो वो क्या है प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर के सारांश में सबसे पहले मैंने आपको प्रत्यवर्ती धारा के बारे में बताया था और कुछ पद बताए थे। अर्थात स्टार्टिंग में कुछ जो बातें बताई थी वो परीक्षा में आने की नहीं होती है, लेकिन वो जो व्यंजक परीक्षा में आएगा उनमें उनकी आवश्यकता होती है। तो स्टार्टिंग वहीं से है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का मान, अर्ध चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का मान, प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर, और पूरे परिपथ साथ के साथ। इसके बाद आपका मैंने कल जो 2 व्यंजक कराए थे, क्यू गुणांक और एवरेज शक्ति का मान, ये वाला व्यंजक, ये वाला व्यंजक इंपोर्टेंट है। इसके बाद बार्टीन धारा चौक कुंडली आज करा दी, 7 परिपथ, उधर हो गए 2 व्यंजक। अरे पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, अर्ध चक्र में धारा का औसत मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, 3 व्यंजक। प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर, इसको व्यंजक मत मानो, छोड़ो हटाओ बगल, 3 व्यंजक उधर हो गए, 7 परिपथ हो गए, क्यू गुणांक, और कल का जो ये न्यूमेरिकल कराया था 2 जे हो गए, चौक कुंडली और बार्टीन धारा आज होगा ट्रांसफॉर्मर। ये इस पार्ट का पूरा मैटर है, इसमें से आपका लगभग 8 नंबर का परीक्षा में आएगा। क्लियर है, ट्रांसफॉर्मर बचा है, 1 दिन या 2 दिन जो भी लगते हैं मैं उसको आपको हल करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आशा करता हूं कि आपको समझ में
आया होगा। कोई दिक्कत बेटा, किसी को समस्या परेशानी हो तो पूछ सकते हो। जल्दी से बेटा, 1 मिनट में आप कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं हो तो मैं फिर 10th क्लास के स्टार्ट करूंगा। सो गए क्या? हाँ भैया, लक्ष्मी जी जय श्री कृष्णा। समीक्षा नहीं है सर। चलो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ लेना अच्छे से आप बेटा। चलो, मैं शुभ रात्रि, वीडियो कट